कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर एमसी एक अजीब और बिखरे हुए कमरे में आंख खोलता है। वो अभी भी नींद में है और उसे घंटा कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। बेड पर बैठते ही वो सोचने लगता है कि आखिर वो एक होटल रूम में कैसे पहुंच गया। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके बगल में सुकून से सो रही है। तभी उसके फोन पर जोजिया नाम की किसी लड़की का नोटिफिकेशन आता है और उसकी याददाश्त वापस लौटने लगती है। मैसेजेस काफी गुस्से वाले थे। लड़की पूछ रही थी कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। एमसी को याद आता है कि कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के बाद ही उसने उसे डंप कर दिया था। ये देखकर वो और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो एमसी को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो दोनों अभी भी साथ हैं। अपना दिमाग ठंडा करने के लिए वो फोन में आज की डेट चेक करता है। 8 अक्टूबर देखते ही उसे एक झटका लगता है। उसे समझ आता है कि वो किसी तरह वक्त में पीछे आ गया है। उसे उसके पुराने शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे सच में प्यार करता है। फिर हमें दिखता है कि उसकी एक्स एक उम्रदराज आदमी के साथ है और एमसी को वहां से दफा होने को कह रही है। उस वक्त वो लड़का पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उसने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। पर अब प्रेजेंट में वो देखता है कि उसका पहला मैसेज हमेशा की तरह पैसे मांगने के लिए था। उसके चेहरे पर एक स्मर्क माइनस टेढ़ी मुस्कान आती है, ये सोचकर कि कैसे प्यार ने उसे अंधा कर दिया था और वो लड़की कितनी बेशर्म थी। अपने फ्यूचर को बदलने की ठान कर वो जोजिया को मैसेज भेजता है और हमेशा के लिए सब खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लड़की गुस्से से पागल हो जाती है और पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप को लेकर सीरियस है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उन्हें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लड़की कहती है कि बाद में रोना मत, पर वो उस पर हंसने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है जो उसे टाइकून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई देती है। एमसी दंग रह जाता है, ये सोचकर कि इस सिस्टम के साथ उसकी जिंदगी अब पलटने वाली है। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स दिखते हैं और सिस्टम बताता है कि अब वो हर एक सेकंड पैसे कमाएगा, जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तुरंत बाद सिस्टम उसे एक स्टार्टर पैक देता है जिसे वो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे 10 मिलियन कैश, एक सुपर कार, एक शॉपिंग कार्ड और एक फ्रेंडली स्कैनर मिलता है। अपना बैंक बैलेंस चेक करने के बाद वो सोचता है कि ये स्कैनर किस काम का है। तभी बगल में सोई हुई लड़की नींद में कुछ बड़बड़ाती है। एमसी को एक आइडिया आता है और वो अपना नया गैजेट चेक करने के लिए स्कैनर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। स्क्रीन पर उस लड़की के स्टैट्स आ जाते हैं, लेकिन वो एक चीज देखकर हैरान रह जाता है, प्राइवेसी एट्रीब्यूट। जब वो क्यूरियस होकर उस पर टैप करता है तो सिस्टम बताता है कि ये उसके पार्टनर्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स है। उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर्स की लिस्ट में 1 लिखा है, जिसका मतलब है कि यू शाओ की लाइफ में वो पहला मर्द था। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है जब वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में गया था और वहां अचानक उससे मिला था। उसे याद आता है कि वो बार में अकेली बैठी थी और किसी बात को लेकर काफी उदास थी। उसे एहसास होता है कि उनकी वो रात प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन थी और उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके बगल में सोई सुंदर लड़की अचानक जाग जाती है। वो उसे एक पल के लिए देखती है और उसे कैसानोवा बोलती है क्योंकि वो मुस्कुराते हुए आहें भर रहा था। एमसी एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं कर रहा था, जिसे सुनकर लड़की और क्यूरियस हो जाती है। फिर वो उसके कान में धीरे से कहता है कि उसे बस एक ही दुख है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला। ये सुनकर लड़की पूरी तरह ब्लश करने लगती है। उसके इस बोल्ड अंदाज की वजह से सिस्टम उसे रिवॉर्ड में एक कार्ड और गॉड टियर टंग टेक्निक की स्किल देता है। एमसी सोचता है कि इस नई स्किल से तो वो लड़की को पल भर में जन्नत दिखा सकता है। यही सोचकर वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसे ऐसे किस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लड़की दंग रह जाती है क्योंकि इस बार का एहसास पहले से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बेहतर था। एमसी उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और फिर वो दोनों पूरी रात उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है और स्ट्रेच करता है तो देखता है कि बेड पर उसके बगल में कैश का एक ढेर रखा है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और खुद से पूछता है कि क्या यू शाओ उसे कोई एस्कॉर्ट समझती है। वो नोट उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो 10,000 युआन की पेमेंट थी, जिसे देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लड़की काफी इंटरेस्टिंग है जो उसे पैसे देकर गई, पर उसे दुख होता है कि उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया। फिर वो अपना ध्यान कार्ड पर लगाता है। वो सोचता है कि ये आइटम काम कैसे करता है। तभी सिस्टम बताता है कि ये कैशबैक मल्टीप्लायर है जो खर्च किए हुए पैसों को बढ़ाकर वापस देता है। अब ये पावर हाथ में होने के बाद वो ठान लेता है कि वो इस मौके को गंवाएगा नहीं और एक बड़ा टाइकून बनेगा। उसे याद आता है कि इस टाइमलाइन में अभी तक कई बड़ी टेक कंपनीज बनी ही नहीं हैं,
जो उसके लिए एक परफेक्ट चांस है। उसका प्लान अब ये है कि वो काफ़ी सारे पैसे जमा करे और इन फ्यूचर टेक जायंट्स के शेयर्स खरीद ले। अपनी कार की चाबी हाथ में लिए वो सोचता है कि इस शहर में रियल एस्टेट खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है जो उसके लिए सही है। तभी अचानक एक सुंदर लड़की उसकी कार के पास आती है और वो सोच रहा होता है कि अपने कार्ड्स यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद ले। वो लड़की उसकी येलो कार के हुड पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या ये गाड़ी उसकी है। हमारा हीरो बड़े काम अंदाज में कंफर्म करता है कि गाड़ी उसकी है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो बहाना बनाती है कि उसके घर का पाइप फट गया है और उसे लिफ्ट चाहिए। एमसी को उसकी स्टोरी पर शक होता है और वो अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है। एमसी अपना स्कैनर एक्टिवेट करके उस लड़की की इन्फो चेक करता है जिसका नाम चेन लिकी था। वो उसके हाई फ्रेंडशिप लेवल को देखकर हैरान होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइवेसी एट्रीब्यूट 28 पार्टनर्स पर पड़ती है उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। कार के अंदर से ही वो लिफ्ट देने से मना कर देता है और कहता है कि 28 लोगों के साथ रहना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। वो कार भगा लेता है और लड़की वहीं शॉक में रह जाती है कि आखिर इसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। लड़की सोचती है कि एमसी कितना हैंडसम था। वहाँ पास में ही एक बुढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बुढ़ा आदमी लड़की को हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि वो 30 साल से पाइप ठीक करने का प्रोफेशनल है। लड़की उस पर भड़क जाती है और उसे परवर्ट और क्रीप बोलने लगती है। बेचारा बुढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक तो टॉप नॉच थी। उसे समझ नहीं आता कि लड़की उस पर चिल्ला क्यों रही है। गुस्से में वो उसे गेट लॉस्ट बोलती है और जब बुढ़ा उसके पीछे जाता है तो आसपास के लोग हंसने लगते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस बुढ़े को समझाता है कि लड़की जिन पाइप्स की बात कर रही थी वो असली वाले पाइप नहीं थे। ये सुनकर बुढ़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब हैं। लड़की वहां से भागते हुए अपनी किस्मत को कोसती है कि आज का दिन कितना खराब है। दूसरी तरफ एमसी एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है जहां उसे 2 एजेंट्स मिलते हैं, एक न्यूबी और उसका बॉस। मैनेजर को लगता है कि ये कोई ऐसे ही अमीर बाप का बेटा है जो बस टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए उसे न्यूबी एजेंट शाओ को सौंप देता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरता है और एजेंसी की तरफ बढ़ता है। बॉस न्यूबी को इनकरेज करता है कि वो अकेले हैंडल करे और बस वही प्रोसीजर फॉलो करे जो उसने प्रैक्टिस किया है। शाओ घबराते हुए उसके पास आती है और अपना इंट्रो देती है। एमसी सीधा कहता है कि उसे एक घर ढूंढने में मदद चाहिए। जब वो बजट पूछती है तो दूर खड़ा मैनेजर सिगरेट पीते हुए सोचता है कि इस न्यूबी को अभी तक क्लाइंट पहचानना नहीं आया। एजेंसी के अंदर वो उसे कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे 1 मिलियन युआन की रेंज वाली प्रॉपर्टीज देखनी है। लड़की इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाती है पर तुरंत अपने टैबलेट पर प्रॉपर्टीज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है और वो लोकेशन की प्रेफरेंस पूछती है। एमसी कहता है कि उसे ऐसी जगह चाहिए जो आसानी से रेंट पर चढ़ जाए, फर्नीचर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की को देखकर सोचता है कि ये काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है पर कम से कम सिंसियर है और फिर उस पर अपना स्कैनर चला देता है। एजेंट उसे कमर्शियल स्ट्रीट के पास कुछ ऑप्शंस दिखाती है जिनके प्राइसेस अलग अलग थे। एमसी को याद आता है कि उसके स्टार्टर कार्ड की लिमिट 1 मिलियन युआन है, इसलिए वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। लड़की को लगता है कि शायद एमसी को ऑप्शंस पसंद नहीं आए, पर वो तो बस ये सोच रहा था कि अपने फ़ायदे को कैसे मैक्सिमाइज करे। एमसी अपने कार्ड के बोनस के बारे में सोचने लगता है। वो लड़की से पूछता है कि क्या इन महंगे घरों की कीमत कम निगोशिएट हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा कम हुआ तो वो 5 के 5 ऑल 5 घर खरीद लेगा। वो बात को और पक्का करते हुए कहता है कि अगर हर घर की कीमत 1 मिलियन हो जाए तो वो सारा पेमेंट कैश में करेगा। ये सुनकर एजेंट शॉक हो जाती है। एमसी पेमेंट कंफर्म करता है और कहता है कि वो इन प्रॉपर्टीज का रेंट मैनेज करने के लिए उसी को हायर करेगा। लड़की इतनी बड़ी कमीशन के बारे में सोचकर खुशी से पागल हो जाती है और वादा करती है कि वो उसके लिए वही प्राइस सेट करवाएगी। मैनेजर ये सब सुन लेता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने क्लाइंट को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। 1 घंटे बाद मैनेजर सूट बूट पहनकर आता है और 5 मिलियन युआन का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है। एमसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो फ्यूचर में भी उसी से डील करेगा। एजेंट अपनी कमीशन देखकर हैरान है और सोचती है कि ये किस तरह का टाइकून है जो अभी से और घर खरीदने की बात कर रहा है। तभी सिस्टम दिखाता है कि उन 5 घरों की खरीदारी पर उसे 230 मिलियन का कैशबैक मिला है। इसी के साथ उसका सिस्टम लेवल अप हो जाता है और अब वो हर सेकंड लगभग 1 युआन कमाने लगता है। वो सोचता है कि ये एजेंट उसके लिए लकी स्टार साबित हुई और वो अपनी इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाएगा। एमसी उस लड़की को एक कोने में बुलाता है जिसे देखकर मैनेजर काफी क्यूरियस हो जाता है। बॉस कहता है कि उसे क्लाइंट को थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। एमसी उससे वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे बेहद लग्जरी और आराम की जिंदगी देगा। ये बोल्ड प्रपोजल सुनकर एजेंट शर्म से लाल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे।
वो पोलाइट तरीके से मना करने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे बीच में ही टोककर उसका बैंक अकाउंट नंबर मांग लेता है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों ट्रांसफर करना चाहता है। वो बस इतना कहता है कि वो उसकी लकी स्टार है और ये एक छोटा सा तोहफा है उसकी हेल्प के लिए। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो ट्रांसफर किया गया अमाउंट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एमसी मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए वो रकम पॉकेट चेंज माइनस चिल्लर बराबर थी उस मुनाफे के मुकाबले जो उसने उसकी मदद से कमाया था। इसके बाद लड़की का फ्रेंडशिप लेवल एकदम से बढ़ जाता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एमसी सोचता है कि दोस्ती बढ़ाने में पैसा कितना काम आता है और उसे नंबर्स को बढ़ते हुए देखना काफी पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करते हैं। लड़की नोटिस करती है कि एमसी कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। वो उसके साथ थोड़े रोमांस के सपने देखने लगती है और उसे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एमसी बस उसे उसके काम के लिए थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने लगता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी जा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे भागती है और उसका नाम पुकारती है। एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठ चुका होता है। वो मुस्कुराता है और उसे आखिरी बार वेव करके बाय बोलता है। 20 मिनट बाद एमसी घर पहुंचता है और अपनी माँ को बताता है कि वो आ गया है। माँ उसका स्वागत ठंडे तरबूज ऑफ वाटरमेलन के साथ करती हैं। वहीं उसके डैड उससे उसकी ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि उसका प्लान मोडू जाने का है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया देखना चाहता है जहां उसका एडमिशन होने वाला है। डैड उसके डिसीजन से अग्री करते हैं और माँ से कहते हैं कि बेटे को ट्रैवल के पैसे ट्रांसफर कर दे। माँ मजाक में कहती हैं कि लड़के को इतना बिगाड़ना फ्यूचर में उसके लिए बीवी ढूंढना मुश्किल कर देगा। एमसी कहता है कि वो ये बात न निकालें और मन ही मन सोचता है कि वो इस बार उन्हें निराश नहीं करेगा जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। अगली सुबह एमसी प्लेन में होता है और खुद से कंप्लेन कर रहा होता है कि उसने लास्ट मिनट पर टिकट क्यों बुक की। तंग रास्ते नैरो आइल से निकलते हुए वो पोलाइट तरीके से लोगों से जगह मांगता है। तभी उसे एक जानी पहचानी लड़की दिखती है और वो उसे नाम से बुलाता है, जो यिंग। वह उसे तुरंत पहचान लेती है। एमसी कंफर्म करता है कि ये उसी की सीट है और इत्तेफाक से जो यिंग की सीट भी वहीं होती है। वो उसे थैंक यू बोलती है जब वो साइड होकर उसे विंडो सीट की तरफ जाने का रास्ता देता है। तभी एक चश्मे वाला बंदा कहीं से टपक पड़ता है और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उनकी बातों में बीच में बोलने लगता है। एमसी उस इंट्रूडर पर ध्यान नहीं देता और लड़की से कहता है कि वो अंदर वाली सीट ले ले। वो अजनबी कंप्लेन करने लगता है कि प्लेन में ऐसे सीट चेंज नहीं कर सकते। एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि वो दोनों साथ हैं और वो कैसे बैठें ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बैठ जाते हैं तो वो चश्मे वाला बंदा फिर से बीच में बोलता है और लड़की से पूछता है कि वो मोडू क्यों जा रही है। वो जवाब देती है कि वो काम से जा रही है और फिर एमसी से वही सवाल पूछती है। एमसी कहता है कि वो घर पर बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वेकेशन पर निकल गया। चश्मे वाला बंदा अपना इंट्रो चियन शेन के रूप में देता है और कहता है कि वो भी मोडू जा रहा है। वो लड़की को लिफ्ट ऑफर करता है और शो ऑफ करते हुए कहता है कि उसके डैड ने उसे पिक करने के लिए गाड़ी भेजी है। एमसी ऑफर मना कर देता है और कहता है कि उनके होटल की अपनी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है। वो बंदा पूछता है कि वो कौन से होटल में रुक रहे हैं तो एमसी जवाब देता है, ओमनी एंगियन। वो इंट्रूडर दंग रह जाता है क्योंकि ये एक अल्ट्रा लग्जरी होटल है जिसे बनाने में बिलियंस खर्च हुए थे। उसे शक होता है क्योंकि वो वहां पहले रुक चुका है और उसे पता है कि सस्ते रूम के साथ ऐसी सर्विस नहीं मिलती, पर एमसी कहता है कि उसने विला बुक किया है। वो बंदा यकीन नहीं कर पाता और पूछती है कि क्या वो सीरियस है। लड़की कमेंट करती है कि वहां एक रात का खर्चा $80,000 है और वो हैरान है कि एमसी इतना अमीर है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो खुद भी एक अमीर घर की लड़की है तो वो ये बात नहीं करे तो बेहतर है। फिर एमसी को याद आता है कि वो उनके स्कूल की स्कूल बेल सबसे सुंदर लड़की थी और शहर की एक बहुत ही मशहूर अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। पुराने दिनों में वो लड़की इतनी शांत रहती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी कि किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने की। उस वक्त एमसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में था पर उसने सुना था कि जो यिंग की फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की दिक्कत हो गई थी। अब प्रेजेंट में वो लड़की उदास होकर कहती है कि वो अब अमीर घर की बेटी नहीं रही। एमसी को एहसास होता है कि उसने कोई दुखती रग छेड़ दी है तो वो तुरंत टॉपिक बदल देता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। टेंशन खत्म करने के लिए दोनों हाई स्कूल के पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। लड़की थोड़ा हंसती है और मानती है कि हाई स्कूल के दिन सच में मजेदार थे। एमसी को लगता है कि अब बात बन गई है तो वो फिर से उस पर अपना सिस्टम यूज करता है। सिस्टम की स्क्रीन दिखाती है कि उसकी प्राइवेसी 0 है और फ्रेंडशिप लेवल 75 तक पहुंच गया है। वो हैरान होता है कि क्या वो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करती थी क्योंकि फ्रेंडशिप लेवल काफी हाई था। प्लेन लैंड होने के बाद सूट पहने एक सुंदर औरत आती है और अपना इंट्रो देती है। वो उसकी प्राइवेट बटलर वैंग युयान थी।
एमसी उसकी प्रोफेशनलिज्म देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो जो यिंग से पूछता है कि वो कहाँ रुकने वाली है, तो वो बताती है कि पुडोंग में एक दोस्त के घर। एमसी उसे लिफ्ट देने की जिद करता है और अपने बटलर से कहता है कि पहले जो यिंग को उसकी मंजिल पर छोड़ें। वहीं दूर से वो चश्मे वाला बंदा ये सब देख रहा होता है और प्लान बनाता है कि वो लड़की को रेस्क्यू करके उसके साथ रोमांटिक रात बिताएगा। 25 मिनट बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। लड़की उसे थैंक यू बोलती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि वो उसे डिनर पर ले जा सके। एमसी तैयार हो जाता है पर मजाक में कहता है कि अपना वादा भूल मत जाना। दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और एमसी उसे बाय बोलता है। वो चश्मे वाला बंदा शॉक हो जाता है कि एमसी ने लड़की को इतनी आसानी से जाने दिया। उसका हीरो बनने का प्लान फ्लॉप हो गया। आधे घंटे बाद एमसी अपने विला पहुंचता है और उसे लगता है कि यहाँ रुकने का एक एक पैसा वसूल है। बटलर उसे बताती है कि उसके नहाने के लिए पानी बाथ तैयार है। एमसी रिलैक्स करने जाता है पर तभी वो औरत उसे पीछे से पकड़ लेती है। एमसी उछल पड़ता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि सर्विस में उसके कपड़े उतारने में मदद करना भी शामिल है, बस अंडरवियर उसे खुद हैंडल करनी होगी। हॉट स्प्रिंग बाथ में बैठकर एमसी उस औरत को देखता है और रुकने को कहता है। बटलर समझाती है कि बैक स्क्रब पीठ साफ करना भी सर्विस का हिस्सा है, पर वो उसे पूरा नहीं नहलाने वाली। एमसी मोमेंट एंजॉय करता है और सोचता है कि ये औरत काफी अट्रैक्टिव है। वो औरत कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एमसी के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो एमसी के साथ पानी में उतर जाती है और एमसी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। फिर बटलर उसे उस रात होने वाले होटल रिसेप्शन के लिए इनवाइट करती है और एमसी पूछता है कि आखिर ये इवेंट किस लिए रखा गया है। बटलर समझाती है कि वहाँ कोई खास ड्रेस कोड नहीं है और एमसी कंफर्म करता है कि वो होने वाली ऑक्शन नीलामी में हिस्सा लेगा। अपनी डेट के साथ पार्टी में पहुंचते ही एक एम्प्लॉय उसका बड़े सम्मान से स्वागत करता है। वो औरत उसे गुड नाइट विश करती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे मेन हॉल की तरफ भेज देती है। हॉल के अंदर नीलामी शुरू हो चुकी थी और एक आइटम पहले ही 5 मिलियन में बिक चुका था। तभी ऑक्शनियर अगला आइटम अनाउंस करता है, एक बहुत ही रेयर और फेमस ब्रांड की घड़ी वॉच, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 घड़ियां हैं और बिडिंग 15 मिलियन युआन से शुरू होगी। ऑक्शनियर पूरे जोश में बोलता है, बिडिंग शुरू की जाए, और क्राउड एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी घड़ी को देखकर याद करता है कि आने वाले सालों में इसकी कीमत आसमान छुएगी और ये 25 मिलियन के पार निकल जाएगी। प्रॉफिट का मौका देखकर वो तुरंत अपना पैडल नंबर 35 उठाता है और 15.5 मिलियन की बिड लगा देता है। लेकिन तभी पैडल नंबर 8 वाला आदमी 16 मिलियन बोल देता है और बिडिंग गर्म हो जाती है। लोग दंग रह जाते हैं कि कोई एक घड़ी पर इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है। आखिर में ऑक्शनियर हथौड़ा मारता है और घड़ी 18 मिलियन में नंबर 35 मेगाकुलम को बेच दी जाती है। 2 अमीर लड़के एमसी के पास आकर अपना इंट्रो देते हैं और हमारा हीरो बताता है कि उसका नाम जियांग चेंग है। ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लड़का बताता है कि बिड नंबर 8 उसी की थी और पूछता है कि क्या जियांग चेंग लग्जरी वॉचेस का एक्सपर्ट है। एमसी जवाब देता है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये तो उसकी पहली वॉच है, वो तो बस चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़का इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी यहाँ क्यों नहीं देखा। जियांग चेंग बताता है कि वो कल ही कॉलेज के लिए यहाँ आया है। लड़का इंप्रेस हो जाता है कि 18 साल की उम्र में उसमें इतना दम है और वो जियांग चेंग को साथ में घूमने फिरने का इन्विटेशन देता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और अब उसकी सालाना कमाई एनुअल इनकम 300 मिलियन के पार हो गई है। इतने सारे कैश के बावजूद एमसी जानता है कि उसके बड़े प्लान्स के लिए ये रकम तो बस ऊंट के मुंह में जीरा है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वही औरत जो स्टोरी की शुरुआत में उसके साथ होटल में थी। वो औरत उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे छेड़ते हुए किडो बच्चा बुलाती है और कहती है कि उसने सोचा था वो कोई गरीब स्टूडेंट होगा, पर वो तो अमीर निकला। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो उसे अपने विला पर इनवाइट करती है ताकि वो एक और रात साथ बिता सकें। एमसी इनविटेशन मान लेता है और वो औरत मजाक में कहती है कि इस बार उसे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी अचानक एक आदमी वहां आता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। उसका नाम जियांग यू है। वो बंदा उस सुंदर औरत का एक्स फायंस पुराना मंगेतर निकलता है। वो जिद करता है कि उनकी सगाई हो चुकी है, पर वो औरत उसे पागल कहती है क्योंकि उसने उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे धोखा दिया था। जांग यू उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है तो शादी तो होकर रहेगी। वो औरत गुस्से में उसे घिनौना बोलती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दिखावा बनाकर रखना चाहता है ताकि वो अपने बाकी पार्टनर्स लड़के और लड़कियां दोनों से मिल सके। तभी सिस्टम एमसी को 2 चॉइसेस देता है, या तो रिवॉर्ड लेकर निकल जाओ या उस बंदे को एक मुक्का मारो और फिजिकल एनहांसमेंट और बैड लक कार्ड पाओ। एमसी बिना सोचे समझे उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसे देखकर वो औरत दंग रह जाती है। वो उसे जमीन पर गिराकर लात से मारता है और वो औरत एमसी का ये रूप देखकर काफी इंप्रेस होने लगती है। जैसे जैसे एमसी अपने दुश्मन को कूटता है, उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़ने लगता है, जबकि वो बंदा बॉलरूम के फ्लोर पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। हालत बिगड़ते देख वो बंदा सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। सिक्योरिटी आती है और लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक्स फायांस चिल्लाता है कि एमसी को अरेस्ट करो और पुलिस को बुलाओ। वो स्टाफ को धमकी देता है कि वो सबकी कंप्लेंट करके नौकरी से निकलवा देगा। औरत एमसी से कहती है कि फिक्र मत करो,
वो गवाही देगी कि एमसी उसे हैरासमेंट से बचा रहा था। पर वो बंदा होशियारी झाड़ता है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया है और अब एमसी गया काम से। तभी अचानक एक आदमी चाकू नाइफ लेकर वहां घुस आता है और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो इंट्रूडर उस एक्स-फायंस को पकड़ लेता है और मांग करता है कि जिस कपल ने उसे धोखा दिया है उन्हें उसके सामने लाओ, वरना वो सबको खत्म कर देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो दुश्मन एक्स-फायंस सिक्योरिटी से कहता है कि जिसे ये ढूंढ रहा है उसे फटाफट ढूंढ कर लाओ। तभी सिस्टम एमसी को फिर से 2 चॉइस देता है, लड़की के साथ भाग जाओ और पैसे लो, या फिर इस क्राइम को रोको और एक न्यू स्किल पाओ। सबकी सेफ्टी और उस स्पेशल टेक्निक के रिवॉर्ड के लिए एमसी एक्शन लेने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसके पास बैड लक कार्ड भी है जो अभी काम आ सकता है। एमसी अपना एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा चमकती रोशनी आ जाती है जो उसकी बॉडी को बदल देती है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत आ गई है। बिना वक्त गंवाए वो बिजली की रफ्तार से चाकू वाले आदमी की तरफ लपकता है। एमसी उसके मुंह पर इतना जोरदार पंच मारता है कि उस बंदे को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। सिर्फ एक ही हिट में वो इंट्रूडर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और हमारा हीरो सबके सामने हीरो बनकर खड़ा होता है। वो औरत दंग रह जाती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि असली पावर हाउस है। वो एक्स-फियांस भी एमसी की ताकत देखकर डर के मारे कांपने लगता है।